गुड गुड मॉर्निंग मेरे मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों बायो जियो केमिकल साइकिल को। ठीक है। आ, ये टॉपिक मैंने आप लोगों के सेकंड पेपर है ना, हम आपको मालूम है हमने सेकंड पेपर शुरू किया आप लोगों का प्लांट इकोलॉजी एंड टैक्सोनॉमी। उसमें जो इकोलॉजी वाला पोर्शन है उसमें से ये एक टॉपिक पहला मैंने लिया है। और जो किताब में ये टॉपिक कुछ इस तरह से दिया है, बायो जियोकेमिकल साइक्लिंग, नाइट्रोजन साइकिल एंड फॉस्फोरस साइकिल। तो हमारे पास यहाँ तीन टर्म्स है, एक बायो जियोकेमिकल साइकिल, एक नाइट्रोजन साइकिल और एक फॉस्फोरस साइकिल। उसमें से जो एक ये टर्म है नाइट्रोजन साइकिल एंड फॉस्फोरस साइकिल, दीज टू आर स्पेसिफिक टर्म्स। ठीक है। वेयर एज दिस वर्ड कॉल्ड बायो जियोकेमिकल साइकिल इज अ जनरलाइज्ड टर्म। ठीक है। ये क्यों है आगे आपको थोड़ी देर बाद क्लियर हो जाएगा। पहले हम फर्स्ट वर्ड पर आते हैं, बायो जियोकेमिकल साइकिल। वैसे ये जो नाम है ये अपने आप ही अपना कहानी बता रहा है कि मैं क्या हूं। ठीक है। ये क्या कहानी बता रहा है मेरे प्यारे बच्चों, दैट इट इज अ साइकिल, a cycle of events। अब ध्यान से सुनना है मेरे प्यारे बच्चों, साइकिल ऑफ इवेंट्स विच इज इन्वॉल्विंग सर्टन केमिकल्स, एंड व्हाट आर दोज केमिकल्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन फ्यू मिनट्स। ठीक है। व्हाट इज बायोजियोकेमिकल साइकिल? इट इज अ साइकिल ऑफ इवेंट्स विच इज इन्वॉल्विंग सर्टन केमिकल्स or which is involving the transfer or replacement of certain chemicals, and it is involving or it involves geo. Geo means earth, and we all know that there are three different spheres of earth called hydrosphere, lithosphere and atmosphere. ठीक है, which constitute the abiotic component of our ecosystem. ठीक है। and also this word involves bio means the living components of this ecosystem. So once again I'm going to express this word called biogeochemical cycle. That means it is a cycle or cycle of events which involves a transfer or replacement of certain chemicals between the abiotic component of our ecosystem and the biotic component of our ecosystem. Because bio means some biological world, and biological world or organic world that constitutes the biotic part of our earth, whereas geo means earth, and earth is comprised of soil, water and air, और हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। हाँ काफी मुझे लगता है इस शब्द का मीनिंग क्लियर हो गया है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले बच्चों अगर हम ये तीन टर्म्स इकोसिस्टम, बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम को एक हल्का सा डिस्कस कर लेंगे, तो ये जो शब्द है बायोजियोकेमिकल साइकिल, इसका अर्थ थोड़ा और स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम लेते हैं बच्चों इकोसिस्टम। व्हाट इज अ इकोसिस्टम? किताबों में हमारे क्या लिखा हुआ है, दैट इट इज अ पार्ट ऑफ अर्थ वेदर स्मॉल और लार्ज और वेरी लार्ज, फॉर एग्जाम्पल द अर्थ इटसेल्फ। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो हम क्या कहते हैं, व्हाट इज इकोसिस्टम? इकोसिस्टम इज अ पार्ट ऑफ अर्थ which consists of abiotic component and the biotic components। और एबायोटिक कंपोनेंट क्या है, बायोटिक कंपोनेंट क्या है, मैंने अभी बता दिया आप लोगों को। एंड बोथ ऑफ दीज कंपोनेंट्स डू नॉट ऑपरेट इन आइसोलेशन, रादर दे आर इंटरक्टिंग between each other in a continuous fashion।
ठीक है, बोथ आर इंटरेक्टिंग बिटवीन ईच अदर इन अ कॉन्टिन्यूअस फैशन, मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। और वो इंटरेक्शन किस रूप में है? दिस इंटरेक्शन इज इन द फॉर्म ऑफ द ट्रांसफर और replacement of material and energy, which is again one of the most important characteristic or the property of an ecosystem. आगे आने वाले दिनों में हम इकोसिस्टम को भी डील करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो ये ध्यान से सुनना है। आज का टॉपिक उन अगले कुछ दिनों बाद आने वाले टॉपिक्स के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। Now, once again, I'm going to repeat the definition of an ecosystem. That ecosystem is a smaller or larger part of Earth which consists of biotic components, which includes all the living beings, and again, which constitutes the organic world or the biological world. And abiotic components means the component which is constituted by non-living things, which includes हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर। ठीक है, ये दोनों कंपोनेंट्स कभी भी आइसोलेशन में नहीं रहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, हमेशा इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, बोथ कीप ऑन इंटरेक्टिंग एंड दैट इंटरेक्शन इज इन द फॉर्म ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी और ट्रांसफर ऑफ एनर्जी और रिप्लेसमेंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, एंड द ट्रांसफर और फ्लो और रिप्लेसमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। जो फ्लो ऑफ एनर्जी हम लोग बाद में डील करेंगे, फिलहाल हम लोग डील करेंगे द फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स और ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रिएंट्स और द रिप्लेसमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और हमको मालूम है जो ये बायोटिक कंपोनेंट्स है बच्चों, जो बायोटिक वर्ल्ड है इसको हम लिविंग वर्ल्ड भी बोलते हैं, इसको हम ऑर्गेनिक वर्ल्ड भी बोलते हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ से जो एबायोटिक कंपोनेंट्स है इसको हम नॉन लिविंग कंपोनेंट भी बोल सकते हैं या इनऑर्गेनिक वर्ल्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब जो ट्रांसफर ऑफ मटेरियल किस रूप में होगा मेरे प्यारे बच्चों, हम सबको मालूम है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो कुछ केमिकल से मिलके बने होते हैं। एंड व्हाट आर दोज केमिकल्स? दोज केमिकल्स आर इन द फॉर्म ऑफ सम मिनरल्स आउट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 118 एलिमेंट्स, ठीक है, जो पीरियोडिक टेबल में मेंशन किए हुए हैं ना, लगभग 18 या 20 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो बायोलॉजिकल वर्ल्ड बनाते हैं या बायोटिक कंपोनेंट ऑफ आवर इकोसिस्टम बनाते हैं या ऑर्गेनिक वर्ल्ड बनाते हैं बच्चों, ठीक है। और इन्हीं एलिमेंट्स का जो 17-18-20 एलिमेंट्स हैं जो बॉडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं, और उनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण है बच्चों उनमें है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, जो मिलकर क्या बनाते हैं हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। और जो लिविंग वर्ल्ड है या ऑर्गेनिक वर्ल्ड है उसका एक सिनोनिमस टर्म रहता है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स मींस वी आर ऑर्गेनिक्स। इसके अलावा जो बाकी कुछ एलिमेंट्स है मैं हल्का सा बता देता हूं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, सोडियम, iron, etc. So those elements which are necessary for the formation of the living world or the living organisms, there is a continuous exchange of these minerals between abiotic world and biotic world, and that constitutes the biogeochemical cycle मेरे प्यारे बच्चों। और चूंकि जो ये मिनरल्स हैं, कुछ एक मिनरल्स आउट ऑफ द टोटल नेचुरल एलिमेंट्स और मिनरल्स फाउंड ऑन आवर अर्थ दैट कंस्टिट्यूट द बॉडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, हम इनको बोल सकते हैं कि न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब मुझे लग रहा है काफी तस्वीर क्लियर हो गया है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो हम जो बायोजियोकेमिकल को अब एग्जैक्टली कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि दिस इज द साइकिल ऑफ इवेंट्स which includes the transfer or replacement of certain
chemicals which are in the form of nutrient elements, and it occurs between the abiotic world and the biotic world of our ecosystem. abiotic world मैंने क्यों लिया मेरे प्यारे बच्चों? क्योंकि जो एबायोटिक वर्ल्ड है, एबायोटिक कंपोनेंट है, वो मेन सोर्स ऑफ दीज nutrient elements which ultimately make the body of living organisms, and after the death of living organisms these minerals called or elements called nutrient elements go back to the abiotic world. In this fashion we can say that there is a continuous exchange or transfer or replacement of these nutrient elements between the abiotic वर्ल्ड एंड द बायोटिक वर्ल्ड. ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब आगे बढ़ने से पहले बस 1 मिनट लूंगा. मैं बात करूंगा एबायोटिक वर्ल्ड के ऊपर, या हम बोल सकते हैं कि द प्लेस फ्रॉम वेयर वी डिराइव that nutrient or the nutrient elements, or हम बोल सकते हैं कि the source of the nutrient elements. The source of nutrient elements is always a biotic world बच्चों, abiotic world. ठीक है, फिजिकल वर्ल्ड. और फिजिकल वर्ल्ड में भी ज्यादा तौर पर या तो ये रहेगा लिथोस्फीयर इज द सोर्स ऑफ प्राइमरी सोर्स ऑफ द एलिमेंट्स, द न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स, और atmosphere is the primary source of that nutritive or nutrient elements which then ultimately make our biotic world. ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मुझे लगता है अब काफी क्लियर हो गया है. और जो सोर्स ऑफ, जो प्राइमरी सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स होता है बच्चों, जहां से हम लोग डिराइव करते हैं, ठीक है, चाहे वो हम एटमॉस्फेयर से डिराइव करें, खासकर जो एलिमेंट्स जो है गैसियस फॉर्म्स में रहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जैसे नाइट्रोजन है, क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीजन है ना, वगैरह वगैरह. ठीक है, जो गैसियस फॉर्म में रहते हैं. और दूसरे जैसे हमारे पास कैल्शियम है, फॉस्फोरस वगैरह है, वो हम लोग ज्यादातर लिथोस्फीयर से रहते हैं. ठीक है, तो उस केस में हम बोल सकते हैं द लिथोस्फीयर और द एटमॉस्फेयर आर रेजरवायर पूल्स. ये शब्द याद रखना मेरे प्यारे बच्चों. ठीक है, रेजरवायर पूल्स और रेजरवायर पूल. And what is the reservoir pool? It is a primary source of that nutritive element. अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, मेरे ख्याल में काफी क्लियर हो गया है that what is a biogeochemical cycle. अब मैं रीड करूंगा, जहां समझाना होगा वहां पर मैं समझा दूंगा. ठीक है, what is a biogeochemical cycle? That it is the movement of nutrient elements through various components of an ecosystem. जो वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम की बात है, इसका मतलब है वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द एबायोटिक वर्ल्ड एज वेल एज थ्रू द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द बायोटिक वर्ल्ड. ठीक है, वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ एबायोटिक वर्ल्ड का क्या मतलब है बच्चों? हवा, पानी, धरती. और वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ बायोलॉजिकल वर्ल्ड और बायोटिक कंपोनेंट्स का क्या मतलब है? प्रोड्यूसर्स विच आर ग्रीन्स, ठीक है, ग्रीन प्लांट्स. देन देयर आर कंज्यूमर्स. ठीक है, कंज्यूमर्स में भी क्या आते हैं? हार्बिवोर्स, प्राइमरी कार्निवोर्स, सेकेंडरी कार्निवोर्स, टर्शियरी कार्निवोर्स और टॉप कार्निवोर्स, एंड देन डीकंपोजर्स. सो दिस मटेरियल, these elements or these nutrients or these nutrient elements flow through these various components of abiotic system and biotic system of our ecosystem. ठीक है, so the movement of nutrient elements through various components of an ecosystem is called nutrient cycling. Why? Because it involves the transfer of nutrient elements. It is also called ecological cycling or ecological cycles. Why? Because it involves the transfer of materials which is taking place inside our ecosystem, and this can also be known as biogeochemical cycle. Why बच्चों? Because it involves the transfer or replacement of certain chemicals called nutrient elements
between abiotic world and biotic world. So this is it, my dear students. Biogeochemical cycle may also be defined as the movement of nutrient elements between reservoir pool and cycling pool. ठीक है, इन अ साइक्लिक मैनर. हाँ, कुछ मामलों में जो ये साइक्लिक मैनर जो शब्द है ये इसमें थोड़ा सा इंटरप्शन आ जाता है बच्चों. वो क्या होगा मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को. ठीक है, तो रेजर्वायर पूल क्या है ये मैंने बता दिया है. प्राइमरी सोर्स ऑफ दैट न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स. ठीक है, जैसे ही ये अपना रेजर्वायर पूल छोड़ता है, ठीक है, ये न्यूट्रिएंट एलिमेंट, ठीक है, तो ये साइक्लिंग पूल में एंटर कर जाता है बच्चों. तो साइक्लिंग पूल में आपका एबायोटिक वर्ल्ड और बायोटिक वर्ल्ड दोनों आते हैं. अच्छा बच्चों, ये मैं आगे फिर क्लियर कराऊंगा. ठीक है, जैसे नाइट्रोजन साइकिल के केस में देखते हैं हम लोग, द रेजर्वायर पूल इज एटमॉस्फेयर वेयर नाइट्रोजन अकर्स इन द फॉर्म ऑफ N2 गैस. ठीक है, जैसे ही ये रेजर्वायर पूल को छोड़ता है, ये साइक्लिंग पूल में एंटर करता है. जब से साइक्लिंग पूल में एंटर करता है, ये डायरेक्टली और एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर या बायोलॉजिकल वर्ल्ड में एंटर नहीं करता है, बल्कि ये सॉइल के ऊपर आता है. ठीक है, वहां पर इसके साथ कुछ होता है, कुछ केमिकल इवेंट्स होते हैं. ठीक है, उसके बाद साइकिल आपका फर्दर कंटिन्यू होता है. ठीक है, उसके बाद इसको प्लांट्स लेते हैं, प्लांट्स के बाद इसको एनिमल्स लेते हैं डिफरेंट लेवल्स, और जब ये दोनों मर जाते हैं उसके बाद ये फिर से डिकम्पोजर्स यूज करते हैं. डिकम्पोजर्स के बाद ये फिर से हमारा एबायोटिक वर्ल्ड में चला जाता है. ठीक है, एबायोटिक वर्ल्ड अगेन मतलब आइदर लिथोस्फीयर में ही रहेगा या फिर एटमॉस्फेयर में चला जाएगा. ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये साइक्लिंग जो पूल है इसमें एबायोटिक कंपोनेंट भी रहता है, बायोटिक कंपोनेंट भी रहता है. और जबकि जो ये रेजर्वायर पूल है बच्चों, इसमें हमेशा एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ आवर इकोसिस्टम इन्वॉल्व रहता है. ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो अब आगे बढ़ते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, और द रेजर्वायर पूल. न्यूट्रिएंट साइकिल इज ऑफ टू टाइप्स. दो टाइप के होते हैं. एक होता है बच्चों गैसियस साइकिल, जिसमें जो रेजर्वायर पूल है वो एटमॉस्फेयर रहता है. ठीक है, और दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं जिसमें जो न्यूट्रिएंट एलिमेंट है वो गैसियस फॉर्म्स में रहते हैं. और हमको मालूम है गैसियस फॉर्म्स कहां रहते हैं? एटमॉस्फेयर में. तो उस केस में रेजर्वायर पूल रहेगा हमारा एटमॉस्फेयर, और जो न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स हैं वो रहेंगे गैस के फॉर्म में. इसीलिए इस साइकिल हम बोलते हैं गैसियस साइकिल. फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन साइकिल को हम गैसियस साइकिल ले सकते हैं. बहुत सारे और गैसेस हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में दो साइकिल्स बताए हैं, एक नाइट्रोजन साइकिल और एक फास्फोरस साइकिल. दूसरा है हमारे पास सेडिमेंट्री साइकिल. अगर जो न्यूट्रिएंट एलिमेंट है उसका जो रेजर्वायर पूल है वो अगर धरती होता है, सॉइल, अर्थ क्रस्ट, इन दैट केस द साइकिल इज सेड टू बी अ सेडिमेंटरी साइकिल. फॉर एग्जांपल फास्फोरस. ठीक है, तो अब मैंने शुरू में बता दिया था मेरे प्यारे बच्चों कि बायोजियोकेमिकल साइकिल एक जनरलाइज्ड टर्म है. जनरलाइज्ड टर्म इसलिए क्योंकि इसमें पता नहीं कई किस्म के साइकिल्स हैं, है ना, 17, 18, 20 किस्म के साइकिल्स हैं, 20 किस्म के न्यूट्रिएंट्स के साइकिल्स हैं जो अल्टीमेटली ऑर्गेनिक वर्ल्ड बनाते हैं या लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बनाते हैं. और जबकि जो इंडिविजुअल साइकिल्स हैं, जैसे नाइट्रोजन साइकिल है, फास्फोरस साइकिल है, सल्फर साइकिल है, ये स्पेसिफिक टर्म्स हैं. ठीक है, अब मालूम पड़ गया व्हाट इज जनरलाइज्ड टर्म एंड व्हाट इज अ स्पेसिफिक टर्म. ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो जो गैसियस न्यूट्रिएंट साइकिल है इसमें जो रेजर्वायर पूल रहेगा दैट इज एटमॉस्फेयर. फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन साइकिल. whereas in case of sedimentary nutrient cycle the reservoir pool is lithosphere. For example phosphorus cycle. And on the basis of the replacement period बच्चों, रिप्लेसमेंट पीरियड और द ट्रांसफर पीरियड ऑफ द न्यूट्रिएंट्स. मैंने क्या बताया था, ये न्यूट्रिएंट्स फिक्स नहीं रहते हैं. ठीक है, ये कभी एबायोटिक वर्ल्ड के किसी एक पूल में होंगे, कभी एटमॉस्फेयर में होंगे, कभी लिथोस्फीयर में होंगे, कभी हाइड्रोस्फीयर में होंगे, या फिर ये बायोटिक वर्ल्ड में कभी ये प्रोड्यूसर्स के अंदर होंगे, कभी फिर
कंज्यूमर्स के अंदर होंगे, कंज्यूमर्स में भी पहले कभी हर्बीवोर्स के अंदर होंगे, वहां से ये प्राइमरी कार्निवोर्स के अंदर जाएंगे, फिर टर्शरी सेकेंडरी कार्निवोर्स के अंदर जाएंगे, फिर टर्शरी या टॉप कार्निवोर्स के अंदर जाएंगे, फिर उसके बाद डिकम्पोजर्स के अंदर जाएंगे, और लास्ट में फिर ये रिलीज हो जाएंगे दोबारा एबायोटिक वर्ल्ड में। ठीक है, तो उस रिप्लेसमेंट पीरियड के बेस पे दो तरह के न्यूट्रिएंट साइकिल्स हैं बच्चों। एक तरह का न्यूट्रिएंट साइकिल जिसमें जो फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स है ये अनइंटरप्टेड वे में चलता है, जल्दी जल्दी 5 10 15 1 2 3 4 5 10 15 साल में ये अर्थ के तीनों पूल्स में, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स के अंदर ये एक्सचेंज होता रहता है बच्चों, अनइंटरप्टेड फैशन में। उस किस्म के साइकिल को हम बोलते हैं परफेक्ट न्यूट्रिएंट साइकिल। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो नाइट्रोजन साइकिल है वो एक परफेक्ट और कंप्लीट न्यूट्रिएंट साइकिल है। ठीक है, वो हम पूरा क्लियर तब करेंगे जब हम नाइट्रोजन साइकिल को पकड़ेंगे, जो कि हमारा अगला टॉपिक रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन अगर दूसरी तरफ कोई एक न्यूट्रिएंट एलिमेंट है, वो साइक्लिक फैशन में तो है, बिल्कुल साइक्लिक फैशन में हमेशा होते हैं, लेकिन जो रेट ऑफ ट्रांसफर है और द टाइम टेकन फॉर द ट्रांसफर ऑफ द न्यूट्रिएंट्स और द फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स थ्रू द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ आवर इकोसिस्टम, if it is interrupted for a while, for example for few million years at least, कुछ 15 10 15 20 25 लाख साल तक के लिए या उससे अधिक समय तक के लिए अगर ये इंटरप्ट हो जाता है, इन अदर वर्ड्स व्हाट आई मीन टू से, कि अगर एक न्यूट्रिएंट एलिमेंट रेजरवायर्स पूल से अपना यात्रा शुरू करके साइक्लिंग पूल से अपनी यात्रा कंप्लीट करके फिर रेजरवायर पूल में चला जाता है वापस अनइंटरप्टेडली, तो वो परफेक्ट न्यूट्रिएंट साइकिल रहता है। ठीक है, अगर ये वापस नहीं जा पाता है रेजरवायर पूल में वापस, ठीक है, तो ये एक इम्परफेक्ट न्यूट्रिएंट साइकिल रहता है। ठीक है बच्चों, और इसको हम बोल सकते हैं इनकम्प्लीट न्यूट्रिएंट साइकिल, और हमारे सिलेबस में जो फास्फोरस साइकिल है वो इसका एक एग्जांपल है। ठीक है, और ये क्यों है इसको भी मैं जब फास्फोरस साइकिल हम पकड़ेंगे तब मैं आपको बिल्कुल क्लियर कराऊंगा बच्चों। ठीक है, एक हल्का सा मैं हिंट बता देता हूं आप लोगों को, जो ये गैसियस साइकिल्स होते हैं बच्चों, ये आमतौर पर परफेक्ट साइकिल्स होते हैं, और जो सेडिमेंटरी साइकिल्स है बच्चों, सेडिमेंटरी साइकिल्स हैं या वो साइकिल जहां पर रेजरवायर पूल जो है लिथोस्फीयर रहता है, ये आमतौर पर इम्परफेक्ट न्यूट्रिएंट साइकिल्स रहते हैं। ठीक है, ये क्यों है, ये इसकी जानकारी मैं आपको अगले टॉपिक में दूंगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, हाँ ये मैं रीड कर लेता हूं। द परफेक्ट न्यूट्रिएंट साइकिल, इन परफेक्ट न्यूट्रिएंट साइकिल movement of nutrients occur in an uninterrupted manner between reservoir pool and cycling pool. For example, नाइट्रोजन साइकिल, एक बार फिर से रिपीट करता हूं, अगर ये हमारा न्यूट्रिएंट एलिमेंट है वापस रेजरवायर पूल में अनइंटरप्टेडली चला जाता है, तो हम इसको बोल सकते हैं परफेक्ट न्यूट्रिएंट साइकिल या एक कंप्लीट न्यूट्रिएंट साइकिल। ऑन द अदर हैंड, इन imperfect nutrient cycle, movement of nutrients occur in an interrupted manner between reservoir pool and cycling pool. For example, phosphorus cycle, which is a sedimentary type of cycle where the reservoir pool involved is a lithosphere. ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्यों, क्योंकि बच्चों जब फॉस्फोरस एक बारी बायोटिक वर्ल्ड में एंटर हो जाता है और उसके बाद जो बायोटिक वर्ल्ड का जो लास्ट हाल्ट रहता है इकोसिस्टम के फूड चेन का, जो टॉप ट्रॉफिक लेवल है, वो डीकंपोजर्स है बच्चों। डीकंपोजर्स जब इसको रिलीज करते हैं, ठीक है, उसके बाद ये तुरंत रेजरवायर पूल में नहीं जा पाता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, रेजरवायर पूल में चला भी जाएगा तो इसकी अवेलेबिलिटी दोबारा, इसकी अवेलेबिलिटी तुरंत से नहीं हो पाती है, किनको, दोबारा से बायोटिक कंपोनेंट को। ठीक है, इसीलिए
इस किस्म के साइकिल को हम एक इम्परफेक्ट और इनकम्प्लीट न्यूट्रिएंट साइकिल मानते हैं। इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर समाप्त होता है। थोड़ी देर बाद में अगले 2 लेक्चर्स, जिनमें एक नाइट्रोजन साइकिल इंक्लूडेड है और एक फास्फोरस साइकिल इंक्लूडेड है, उस पे मेरा अगला लेक्चर रहेगा। थैंक यू वेरी मच मेरे प्यारे बच्चों।